राय आपके पास सबसे पहले इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आज सारे कैंडिडेट्स अनाउंस हो गए हैं। सिर्फ मीरापुर में आरएलडी को जो सीट छोड़ी गई है उनका कैंडिडेट मेरी जानकारी में नहीं है। बाकी सारे कैंडिडेट दोनों पक्ष के, बीजेपी के भी और इंडिया गठबंधन के भी अनाउंस हैं। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स मूल रूप से तो वही सपाही के, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो, जैसे एक सीट है खैर की सीट में डॉक्टर चारू कैन तो कांग्रेस में थी, मतलब कांग्रेस में थी। उन्होंने 2022 का इलेक्शन बीएसपी के टिकट पे लड़ा था, नंबर 2 रही थी, रनर थी वहां की सीट की। फिर वो कांग्रेस में आ गई थी, फिर वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं। जैसा लोगों का कहना है कि जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं और उनका काफी वहां पे ठीक प्रभाव है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इस विधानसभा क्षेत्र में जो एक 70,000 की लीड हुआ करती थी 2022 में, वो घट के शायद 1,000 या 500 रह गई थी। जो मैं देख रहा हूं कि ये पूरी तरह से 90-10 बोल लीजिए, या तो वो है या पीडीए की प्रिंट साफ दिखाई दे रहा है। जो 9 सीटें अनाउंस हुई हैं उसमें से 4 मुस्लिम, 2 दलित, 2 ओबीसी और 1 यादव। मेरे लिए जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गाजियाबाद की जनरल सीट से एक दलित को टिकट मिला है सपा मतलब इंडिया गठबंधन से, श्री सिंह राज जाटव। तो ये मेरे लिए एक अच्छी पहल हो रही है डॉक्टर राय। मैं इसी से शुरू करूंगा। इंडिया गठबंधन आने के बाद एक चीज तो शुरू हो गई, अगर अवधेश प्रसाद जी जनरल सीट अयोध्या से दमदारी के साथ जीत के आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो पहले था ना कि दलित को केवल दलित सीट मिलेगी, महिला को केवल महिला सीट, इसमें भी एक मेरे ख्याल में चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और ये एक अच्छा मेरे हिसाब से संकेत है। तो डॉक्टर राय, पहला जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन, यूपी और महाराष्ट्र, क्या आपस में इंडिया गठबंधन के झगड़े लगते हैं कि इस समय झगड़े क्या, खींचतान जो भी कह लीजिए, वो समाप्त हैं, इलेक्शन तक सब एक होके पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं? और दूसरा जरा इस पे भी कि अगर एक दलित व्यक्ति जनरल सीट से लड़ रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है किसी भी लोकतंत्र के लिए। डॉक्टर राय। आनंद जी, पहली बात तो जब अलग अलग दल हैं और दल में टिकट चाहने वाले लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं, उनका अपने नेतृत्व पर दबाव होता है कि उस क्षेत्र में उनका काम है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ गिव एंड टेक में परेशानियां तो आती हैं, और वो सभी दलों को आती, जितने लोग मिलकर लड़ रहे हो। तो चाहे अगर इंडिया गठबंधन है तो एनडीए में भी आप देख रहे हैं कि वहाँ संजय निषाद का विवाद अभी जारी है, लोकदल का भी तय नहीं हो पा रहा है कि कौन कैंडिडेट होगा और कहाँ होगा। अब आज शायद संजय निषाद का कुछ समझौता हुआ है कि उनके कहने पर कोई टिकट मजवा से दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें सभी के साथ होती हैं, कोई नई नहीं है। जब अलग अलग लोग बैठेंगे तो निश्चित तौर पर हर आदमी अपने आदमी के लिए चाहेगा, और ऐसा होता है। मैं शुरू सबसे पहले वो दलित वाली बात से करना चाहूंगा। ये आपके जो दर्शक हैं उनके लिए मुझे लगता है कि नई जानकारी शायद होगी। ये प्रयोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था, और अगर मेरी जानकारी सही है तो शायद आप मुझे दुरुस्त करिएगा अगर मैं गलत हूं। शायद बाबू जगजीवन राम भी जिस सीट से चुनाव लड़ते थे वो शायद जनरल सीट होती थी, मुझे शुरुआती दौर पे, अगर ठीक से। नहीं, सासाराम से लड़ते थे डॉक्टर साहब, और सासाराम जहां तक मेरी जानकारी, मैं चेक करके अभी फिर से आपको एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे शुरुआती दौर में कुछ ऐसा लगता है कि कई लोग इस तरह चुनाव लड़े, जो लोग जनरल सीट पर चुनाव लड़े। उसके अलावा सरस्वती अम्बाल केरला की थी, उनको ला करके बस्ती से चुनाव लड़ा दिया डॉक्टर लोहिया ने। गुजरात के रहने वाले मधुकर दीदे थे, उनको ला करके गोरखपुर से चुनाव लड़ा दिया। महाराष्ट्र के रहने वाले मधुलिमय और उनकी जात नहीं मालूम, और कर्नाटक के रहने वाले जॉर्ज फर्नांडिस पहले बम्बई, और बम्बई के बाद में फिर बम्बई वो लोग बिहार आ गए। इस तरह के प्रयोग होते रहे पहले, और सभी लोग करते रहे, करीब करीब इस तरह के प्रयोग पहले सभी लोग करते रहे हैं। जनसंघ को छोड़ के, जनसंघ की मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं आती कि उन्होंने ऐसा कोई प्रयोग किया हो। ये एक अच्छी शुरुआत है कि जनरल सीट से, वैसे अगर मेरे से भी विचार लिया जाता, अगर वहां कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही होती तो शायद वो दलित को ही चुनाव लड़ाने के बारे में सोचती है, ऐसा मेरा मानना था। ये एक नई तरह के प्रयोग शुरू हो रहे हैं, और इससे मुझे लगता है सामाजिक समरसता का जो ताना बाना है वो भी मजबूत करने में, इसमें अभी एक विकल्प नहीं बन पा रहा है कि हिंदू बहुल सीट पर मुसलमान जीत जाए, मुसलमान बहुल सीट पर हिंदू जीत जाए। उसका प्रयोग भी शुरू हो तो शायद एक बड़ा काम हो जाएगा। अगर ये सब भी शुरू हो जाए और लोग उसको हंसते हंसते उसको स्वीकार कर लें और उसको लोकतंत्र की भावना से उसमें वोट डालना शुरू करें, तो जो नफरत फैलाने की कोशिश हो रही, शायद उस पर रोक लगाने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसलिए यही बात जातियों पर भी लागू होती है
कि ठाकुर बहुल सीट पर ब्राह्मण, ब्राह्मण बहुल सीट पर ठाकुर, और बड़ी जातियों के बहुल सीट पर, या बैकवर्ड और बैकवर्ड की बहुल सीट पर बड़ी जातियां लड़ने लगे, या एक दूसरे की सीटों पर दलित और बैकवर्ड लड़ने लगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा काम हो जाएगा, जिसका सपना शुरुआती दौर में बड़े नेताओं ने देखा था, हम लोगों ने जिन नेताओं को हम लोग मानते थे, वो लोग जिस सपने को देखते थे, वो पूरा हो जाएगा। दूसरा सवाल आपने इंडिया गठबंधन का पूछा, वो आपने देख लिया। कांग्रेस पार्टी चाहती तो लड़ सकती थी, संभवतः अखिलेश यादव एक सीट और छोड़ने को तैयार थे अगर कांग्रेस पार्टी को चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया और उसने कहा कि नहीं, यहाँ पर अखिलेश जी लड़े, इस बार हम लोग नहीं लड़ेंगे, 2027 में देखा जाएगा, और पूरी ताकत के साथ अखिलेश यादव के जो भी उम्मीदवार होंगे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे वो, और इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो 10 विधानसभा सीट के चुनाव होने थे, इन 10 विधानसभा सीट पे अविनाश पांडे जो राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस पार्टी के यूपी के प्रभारी हैं, वो और अजय राय, इन लोगों ने इन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव घोषणा होने के पहले ही संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन करके किया, और बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित हुए, और उसमें सारे लोग गए और बड़ी ताकत के साथ वहां काम किया, प्रदर्शन किया। वो सब करने के बाद वो आखिर, मैं तब भी जब मुझसे लोगों ने सवाल पूछा था ये क्यों हो रहा है, तो मैंने कहा था कि दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और दोनों की तैयारी दोनों के काम आएगी। वही स्थिति आज देखने को मिल रही है। और आज अभी अविनाश पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, उन्होंने घोषित ही कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन लड़ेगा, और उसको कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर मदद करेगी और सारे लोग उसमें काम करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी अविनाश पांडे ने शायद 5 या 6 हजार किलोमीटर की यात्रा की थी और 80 लोकसभा सीटों पर समन्वय सम्मेलन और सम्मेलन जाकर के आयोजित किए थे, पूरे 80 सीटों पर। उन्होंने ये नहीं देखा कौन कांग्रेस का और कौन सपा का, सारी 80 सीटों पर अविनाश पांडे जी गए थे। वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है और बहुत लंबे अरसे से संगठन में काम करते हैं, वो चीजों को समझते हैं। उन्होंने उस काम को किया था, उसका परिणाम देखने को मिला। ये महाराष्ट्र में भी आपने अपने प्रोमो में पहले ही कह दिया कि तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन शरद पवार जैसा मैच्योर आदमी, वहां बहुत सीनियर आदमी बैठा हुआ है, और वहां मुझे लगता है कि ये लड़ाई नहीं है। वहां लड़ाई ये है जो शरद पवार ने कहा कि जो जिताऊ उम्मीदवार हो, चाहे जिसका हो, वो लड़ ले। उसको मुझे लगता है कि सारे लोग ही मान ले रहे हैं, मुख्यमंत्री का सवाल भी सामने नहीं आ रहा है, और सारी सीटों पर वहां इंडिया गठबंधन बड़ी ताकत के साथ लड़ेगा। हरियाणा में जो धोखा हुआ, हरियाणा में जो परिस्थितियां हुई, जो सत्ता पक्ष की तरफ से हुआ या चुनाव आयोग से हुआ, वो अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद जो भी बाकी और परिस्थितियां पैदा हुई, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी उससे सबक लिया होगा, और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों ने भी उससे सबक लिया होगा, और वो सबक अब झारखंड में और महाराष्ट्र के चुनाव में इन लोगों के काम आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों प्रदेश शायद इंडिया गठबंधन जीतेगा और अच्छी तरह से चुनाव जीतेगा। अब किसी तरह की कोई बाधा, कोई विवाद, किसी तरह का कोई लेन देन, किसी तरह की कोई बात आने वाले समय में मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की आड़े नहीं आएगी। जी आनंद जी। नहीं, मैं डॉक्टर साहब एक चीज जरा और पूछ लूं, क्योंकि मैं इसलिए ये बात, अच्छा एक तो मैंने वो चेक कर लिया, सासाराम रिजर्व सीट थी डॉक्टर साहब। मैं एक चीज और आपसे पूछ लूं, जो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और चुनाव की आचार संहिता लग जाती है, तो सर्टेन चीजें होती है कि आप ये विज्ञापन नहीं दे सकते हैं, आप ये नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब एक मैं नया ट्रेंड देख रहा हूं, आप रोज अगर पेपर उठाइए तो विज्ञापन से भरा पड़ा है, उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन भरे पड़े हैं। मतलब मैं इसलिए आपसे इसको पूछ रहा हूं, ये क्या अब मतलब इस पे लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया, या मेरे हिसाब से तो वही वायलेशन है ये। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार, जहां पे 9 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे खुलेआम विज्ञापन रोज सुबह शाम दे रही है, होर्डिंग्स लगा रही है, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तो एक धज्जियां उड़ाने जैसी बात है। मैं इस बात को इसलिए पूछ रहा हूं कि छोटी छोटी बहुत सी बातें होती हैं, हम लोग उसको अनदेखा कर जाते हैं। अजय मिश्रा टेनी का लड़का आके 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश, अब उसी लखीमपुर में जाके पब्लिक मीटिंग करता है। 3 अक्टूबर 2021 में उसने 4 जो आरोप है उसके ऊपर कि 4 किसानों को कुचल के मारा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल कंडीशन में साफ साफ दिया हुआ था कि आप ये सब नहीं कर सकते। मैं ये बातें सिर्फ आपसे इसलिए ला रहा हूं कि इसकी किससे शिकायत की जाए, कहां पे ये बात उठाई जाए, कौन इसको देखेगा। इलेक्शन कमीशन तो आंख बंद किया हुआ है। तो ये जो जितने विज्ञापन निकल रहे हैं, इस पे कैसे रोक हो सकती है डॉक्टर राय? इस पर निश्चित तौर पर पहले तो चुनाव आयोग ही जाना पड़ेगा। चुनाव आयोग अभी तक कोई गया नहीं है। यही नहीं हुआ, महाराष्ट्र में भी हो रहा है। महाराष्ट्र में भी चुनाव की घोषणा हो जाने के बावजूद भी वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर बर्तन बांटे जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं लोगों को, वो सरकारी तौर पर दिए जा रहे हैं। इसके खिलाफ निश्चित तौर पर विरोधी दलों को, जो विरोधी सत्ता के विरोधी दल है, जो गैर भाजपा दल है, उनको पूरी ताकत से चुनाव आयोग से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, और नहीं हो तो तत्काल वकीलों की फौज तैयार रहनी चाहिए और तत्काल सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज होना चाहिए।
आपको ध्यान होगा इंदिरा गांधी जैसी सशक्त नेता सिर्फ इस बात पर चुनाव हार गई कि फोतेदार साहब उस वक्त उनका इस्तेमाल उस चुनाव में हो गया था, उतनी सी बात पर वो चुनाव में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें डिस्क्वालीफाई करने के काम आ सकती हैं, बशर्ते कि न्यायालय भी स्वतंत्र हो और चुनाव आयोग भी स्वतंत्र हो। न्यायालय के बारे में तभी हम लोग उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन चुनाव आयोग तो स्वतंत्र नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं लगातार। अन्यथा मांग ये हुई थी कि बीजेपी ने मांग किया कि झारखंड का डीजीपी हटा दीजिए, उसको हटा दिया। बाकी दलों ने मांग किया कि महाराष्ट्र के डीजीपी को हटा दिया, लेकिन नहीं हटाया। दो जगह के बारे में दो तरह के दृष्टिकोण रखना, ये चुनाव आयोग का असलियत दिखलाता है। तो चुनाव आयोग से तो लोगों की उम्मीद खत्म हो चुकी है, जनता की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, और निश्चित तौर पर अब कोई बड़ा फैसला होना बड़ा जरूरी है, बड़ा संघर्ष होना बड़ा जरूरी है, कोई बड़ी अभियान चलना बड़ा जरूरी है लोकतंत्र को बचाने के लिए। मेरी सरकार तुम्हारी सरकार का मतलब नहीं है, ये लाखों लोगों की कुर्बानी से हमको लोकतंत्र मिला, आजादी मिली, ये संविधान मिला, ये उसको बचाने का सवाल है। ये नहीं तो अगर हम नहीं बचा पाए तो ये भगत सिंह को गाली होगी, ये चंद्रशेखर आजाद को गाली होगी, सुभाष चंद्र बोस को गाली होगी, ये उन जाने पहचाने और अनजान लाखों लोग जो कुर्बान हुए देश की शहादत आजादी के लिए, उन सारे लोगों को गाली होगी, ये बहुत बड़ी। और ये अगर गाली देना चाहते हैं तो अलग बात है, नहीं तो एक जो आंदोलन, निर्णायक आंदोलन देश में हो चुके हैं लगातार, उस तरह के किसी आंदोलन की और बड़ी भूमिका की विपक्षी दलों से उम्मीद की जाती है, और राहुल गांधी से तो उम्मीद की ही जाती है, जो निश्चित तौर पर अनचैलेंज एक विपक्ष के धुरी के रूप में एक बड़े नेता बन के उभरे हैं, और उनकी बात जनता गौर से सुनने लगी, उनको एक आदर्श राजनीतिक नेता के रूप में देखने लगी है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो भी अपना तौर तरीका बदलें, और वो जयप्रकाश लोहिया और उस टाइप के जो लोग थे, जो कांग्रेस जैसी बड़ी ताकत के साथ उस वक्त टकरा रहे थे और निर्णायक मोड़ तक ले जाते थे चीजों को, उस भूमिका में अब इन लोगों को आना पड़ेगा, ये महसूस करना पड़ेगा कि विपक्ष है, और विपक्ष का काम है आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जेल भरो और किसी हद तक जाना। जैसे हरियाणा है आनंद जी, हरियाणा में जिस दिन ये लोग चुनाव हारे थे, शिकायतें इकट्ठी कर रहे थे, और मैं उस दिन ये कह रहा था लोगों से कि अगर मेरा बस चलता तो मैं तो हरियाणा से कॉल कर देता चलो दिल्ली, और दिल्ली में 10-20 लाख आदमियों की रैली करता और ऐलान कर देता कि मैं चुनाव आयोग इस चुनाव की प्रक्रिया को मानने को तैयार नहीं हूं। आपको कहीं ना कहीं एक जो एक दूसरा सिरा है किसी चीज का, उस सिरे तक तो जाना ही पड़ेगा अगर आप फैसला कुन होना चाहते हैं। अब फैसला कुन नहीं होना चाहते, अगर फॉर्मेलिटी करना चाहते तो अलग बात है, नहीं तो उस दिन हरियाणा से लाखों लोगों का कूच दिल्ली की तरफ हो गया होता, जो परिणाम होता देखा जाता, लेकिन वो करना चाहिए था। और ये नहीं होगा कि आरएसएस नाम की जो संस्था है, इसके जो कर्म है, मैं कल बहुत गंभीरता से इसको लेकर चिंतित था। वो जो काम कर रही है, जिस तरह से वो फैला रही है चीजों को, नफरत महात्मा गांधी के खिलाफ, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ और तमाम राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, ईसाई के खिलाफ, दो तरह की उसकी चीजें चल रही हैं। एक तरफ कांग्रेस, राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी को डिस्क्रेडिट कर दो और ये कहो कि उन लोगों ने हत्या कराई, भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, और दूसरी तरफ मुसलमान ईसाई से डरा के रखो। भारत की वो कौम जो मुगलों के शासन में भी नहीं डरी, उसको इतना डरा दो कि आरएसएस के कब्जे में चली जाए और उनके कदमों में जाके गिरे हो कि माई बाप हमें बचा लो। ये दोहरा काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं, इसको गंभीरता से पता नहीं पार्टी। मैं एक आपकी आज बात जानबूझ के कह ले रहा हूं, बहुत दुखी हुआ इस बात से। अभी क्या हुआ आनंद जी, एक दिन एक अपार्टमेंट के जो अपना खुद का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में मैंने एक पोस्ट देखा। उस पोस्ट पर खड़गे साहब का एक बयान आगे पीछे का काट दिया गया था, और मोदी जी ने जो कहा था कि कांग्रेस आएगी तो आपके घरों में घुस जाएगी, आपको लूट लेगी और उनको बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। खड़गे साहब ने अपने एक भाषण में वो बात दोहराई कि मोदी जी ने ये कहा, तो आगे पीछे के सारे शब्द काट दिए आलू के सोने की तरह, और खड़गे साहब का केवल बयान 28 सेकंड का दिखा के, और खड़गे साहब के बारे में बड़ी भद्दी भाषा, गाली गलौज और बहुत गंदी भाषा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए संघ के जो उनका ये मीडिया जो सेल है ये सब जारी कराता है, उसने जारी किया, और वो जगह लगातार सारे व्हाट्सएप ग्रुप में घूमने लगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे वो देखने को मिला, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तत्काल यूपी के डीजीपी को उसको भेजा, मैंने मुख्यमंत्री को भेजा, यूपी पुलिस को भेजा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मैंने कई नेताओं को भेजा, कुछ लोगों को भेजा इसको मुकदमा कायम किया जाए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल, इतना खराब प्रचार, इसके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं की कान में जूं नहीं रहेंगी। तो इस तरह तो नहीं लड़ सकते आरएसएस से लोग। 10-5 साल हमारे आप जैसे लोग सोशल मीडिया पर बैठ करके लड़ने अलग बात है, लेकिन 10-5-15-20 साल अगर ये फैसला को लड़ाई के लिए तैयार नहीं हुई है पार्टियां विपक्ष की, और वैचारिक लड़ाई के लिए तैयार नहीं हुई, कदम दर कदम उनको रोकने, उनके खिलाफ मुकदमे कायम करने, उनका जवाब देने और आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका को नंगा करने, उसके बाद
कैसे 1977 की सरकार में पहला घूस लेने वाला आदमी भाजपा के कोटे का आदमी था, जिसका मंत्रिमंडल बदला गया था, आपको याद होगा आनंद जी। 77 की सरकार, एक दूसरी आजादी जिसे कहते हैं, उस आपातकाल के बाद बनी हुई सरकार का पहला आदमी उद्योग मंत्री जिसने घूस ले लिया था। मोरारजी देसाई उसे बर्खास्त करना चाहते थे, लेकिन अडवाणी और वाजपेयी दोनों जाके मिले और बहुत वो किया और उसका पैसा वापस कराया। फिर उसका विभाग बदल करके जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया उद्योग मंत्रालय, उसको संचार मंत्रालय दिया गया। तो कैसे ये गंदे लोग हैं, और आज भी इनके रोज जो किस्से कहानियां निकलते हैं, व्यभिचार से लेके तमाम बुरे काम करने तक, ये आखिर अगर आप समाज को नहीं बताएंगे, नहीं फैलाएंगे कि इनका असली चरित्र ये है, चीन के मुद्दे को अगर आप समाज में नहीं फैलाएंगे, आप आदर्शवादी बने रहेंगे कि हम नहीं बोलेंगे इस इशू पर, तो आखिर जनता जानेगी कैसे कि इनकी असलियत क्या है। अगर इनको इनके आधार पर लड़ाई लड़ करके और ये आपको डिस्क्रेडिट किए दे रहे हैं। आम आदमी बड़ा भोला भाला होता है, उसे नहीं मालूम कि तब क्या हुआ था। यहां तक ये फैला रहे हैं कि भगत सिंह को फांसी इसलिए लगी कि उनको कांग्रेस के लोगों ने लगवा दिया, वरना को फांसी नहीं लगी होती। तो इसका जवाब देना, और साथ में उस समय इन सबकी भूमिका का रोजमर्रा घंटे दर घंटे अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप आरएसएस से नहीं लड़ सकते, आरएसएस की असलियत दिखानी पड़ेगी। अन्यथा आनंद जी 10-20 साल ज्यादा लगेगा, आरएसएस यहाँ हिटलर का शासन स्थापित करने में कामयाब हो जाएगा, और हमारे आप जैसे लोग अगर जिंदा होंगे तो उनके उस वक्त शिकार हो रहे होंगे, मारे जा रहे होंगे उस वक्त हम जैसे लोग, और हमारी आपकी आने वाली पीढ़ियां एक बड़े बुरे शासन के दौर को देख रही होगी, एक बड़े बुरे भारत में रह रही होगी। इसका मुझे बहुत दुख है, इसकी मुझे बहुत चिंता है, और इस चिंता में मैं परेशान रहता हूं। इसीलिए लिखता हूं, पढ़ता हूं, बोलता हूं, जब तक बोल सके तब तक हमको बोलते रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और विपक्ष के सारे दल शायद इतने चिंतित इन मामलों को लेकर के नहीं है। वो तात्कालिक तौर पर सिर्फ उतनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आज हम सरकार कहां कैसे बना लें और छुट्टी हो, सरकार बन गई, काम खत्म हो गया। जो बड़ी चेतावनी, बड़ी चुनौती है आरएसएस की, उसके खिलाफ गंभीर मुझको दिखलाई नहीं पड़ती। इसकी मुझे बहुत जरूर चिंता है। जी आनंद जी।